नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी वालों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्हें घर की चाबी अभी पकड़ाई है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की। ओवैसी ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताया है। साथ ही भड़काऊ बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ दलीलें दी है वो पहले हम आपको दिखा देते हैं। देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। एक खास शख्सियत हमारे साथ है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है सर देश का सवाल में। और मेरा पहला सवाल सर आपसे, आप गुजरात जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। गुजरात में स्थिति क्या है? आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आप भी कैंपेन कर रहे हैं जाके। गुजरात में क्या देखा आपने? देखिए, दूसरी पार्टीज के बारे में मैं बता नहीं सकता। हमारी पार्टी के बारे में जरूर बताऊंगा कि हमने गुजरात में, अहमदाबाद में, मोडासा में, भरूच में, गोधरा में हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स वहाँ पर कामयाब हुए हैं। और उसके बाद से हम कंटिन्यूसली गुजरात में काम कर रहे हैं। कई मरतबा गुजरात गया हूँ और जा भी रहा हूँ। तो हम लोग विधानसभा के चुनाव की पूरी तैयारी में लगे हैं वहाँ पर। आज जयराम रमेश साहब से बात हो रही थी हमारी, और उनसे हमने पूछा क्या है। आज चार मीनार से भी कई यात्रा निकली, तो उन्होंने कहा कि साहब ओवैसी साहब तो एक तरीके से बीजेपी की मदद कर रहे हैं वहां पर। कहा उन्होंने यूपी में हमारे वोट काटे, बिहार में वोट हमारे काटे, और कहा यही काम करने के लिए ओवैसी साहब गुजरात गए हुए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं, अल्लाह का करम और फजल है कि राहुल गांधी के साथ ऐसे अनमोल रतन खुशामद पसंद लोग हैं, तो बहुत अच्छा है। वो गालिब का शेर है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हुए, तो हाल है उनका। तो आपको लगता है जो उनके साथ लोग हैं वो ठीक है? बहुत अच्छा है भाई। जब तक इस तरह के लोग रहेंगे उनके साथ, वो तो भाई जो अपोजिशन को नहीं करना है वही कर देंगे अंदर से। ठीक, एक सवाल उस पर भी। भारत जोड़ो यात्रा चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, आपके तेलंगाना से भी गुजर रही है यात्रा। इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप, राहुल गांधी? और आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया? वो तो लाइक माइंडेड पार्टीज को बुला रहे हैं, कह रहे हैं ज्वाइन करिए हमको। वो तो एक पार्टी का प्रोग्राम है, उससे हमको क्या करना है? वो कर ले अपना प्रोग्राम, उससे क्या करना है? नहीं, जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, जैसे पवार साहब महाराष्ट्र में शामिल होंगे, वो तो एलाइज है ना। वो तो भाई, वो तो एलाइज है ना, उनके कांग्रेस के एलाइज है। वो हमको उनसे क्या लेना? उनका पार्टी का प्रोग्राम है, वो कर ले, हमको क्या करना है? ठीक है। वो सब एक चीज की और चर्चा है, अभी गुजरात में पास किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लेकर आप लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध क्यों? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए गुजरात की सरकार ने कमेटी को बनाया है। हमारा बोलना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर आर्टिकल 44 पढ़ेंगे तो वो द स्टेट शेल एंडेवर का मतलब क्या है? वॉलंटरी, कोशिश, कर्जाकाराना, कोई मैंडेटरी तो नहीं है। अब जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप क्यों नहीं देंगे मुसलमानों को? सिर्फ आप हिंदू समाज को क्यों देंगे? और तीसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, गुजरात में वहां पर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है। एक मुसलमान किसी दूसरे समुदाय घर खरीद नहीं सकता। और चौथी बात यह है कि गुजरात में अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, नहीं कर सकता है जब तक वो प्रशासन से परमिशन ले ले। कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? कौन सी यूनिफॉर्म सिविल कोड? बीजेपी कहती है, गोवा का एग्जांपल आप ले लीजिए। अरे अच्छा, गोवा, सुन छोड़। हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर की, बीजेपी रजिस्टर नहीं की है। गोवा की बात कर रहे हैं क्या? गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उनको अहमक है, पढ़ते नहीं है क्या? क्या गोवा के यूनिफॉर्म जो भी कोड बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई हिंदू है और वो 25 साल का हो गया और उसको औलाद नहीं हुई है तो दूसरी शादी कर सकता है वो बेटे के लिए। वो चाहते हैं क्या? वो बताइए। गोवा में उनको पढ़ते ही नहीं है ना, वहां पे गोवा का अलग है बिल्कुल। यही चीजें हमारे हैं। अच्छा, बोलते देश में एक देश एक खान होना चाहिए। तो हिमाचल में क्या मैं जाकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता हूं मैं। कौन सी बात कर रहे हैं? देखिए, मेरे कल्चर का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 29। आप कैसा उसको छीन लेंगे मुझसे? आप इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है, उसका प्लुरलिज्म है, जो भाजपा को पसंद नहीं है।
भाजपा कहती है साहब आप अपना शरीयत को मानते हैं, क्यों नहीं आप हर चीज में मानते अच्छा हैं? चलिए, जब आप कहते हैं कि साहब हम इसको नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे, सुनिए, तो शरीयत कहां से आ जाएगी? एक बात सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, ये पार्लियामेंट के एक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट कैसा लेकर आएगा बताइए? ये पार्लियामेंट के एक्ट है ना, स्टेट गवर्नमेंट कैसा एक्ट बनाएगा उसको पार्लियामेंट के एक्ट के ऊपर? और ये भाजपा झूठा प्रोपेगेंडा करती है कि एक देश है, एक कानून होना चाहिए। भाई देश में संविधान में स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकर्ड लिस्ट है, आप निकाल देंगे क्या इसको? नहीं निकाल सकते ना आप। वैसे साहब कई ऐसे इश्यूज हैं, जैसे यूपी में अभी मदरसों का सर्वे हो रहा था, उसका भी आपने विरोध कहा साहब जबरदस्ती परेशान किया जाएगा। उसमें लगभग 140 मदरसे जो थे वो अनरजिस्टर्ड निकले। कहा साहब ये आप जब तक पता नहीं करेंगे फंड कहां से आ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, इसमें गलती क्या है? अनरजिस्टर्ड है तो इलीगल है क्या? इलीगल तो नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। इलीगल कहां है? हम ये बोल रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि अगर आप सर्वे करेंगे तो आप एक समुदाय विशेष का ही सर्वे क्यों कर रहे हैं? आप करिए आरएसएस के जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो बच्चियों के स्कूल्स है उसका सर्वे करिए, कितने उसमें टॉयलेट्स हैं, कितने पीने का पानी का इंतजाम है। आप सिर्फ मुसलमानों के मदरसों में क्यों कर रहे हैं? आसाम की हमने देखा, वहां बुलडोजर चलवाया गया, कहा साहब एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे। नहीं, आसाम में एक टीचर के खिलाफ एक केस बुक हुआ तो अब पूरे मदरसे को तोड़ देंगे? ये कौन सा है? अच्छा, जो मदरसे को तोड़ा बोझे गांव में, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की नोटिस दी सेक्शन 22 की, और 12 घंटे पहले नोटिस देती आप उनको। सुबह 2 बजे बच्चों को उठाकर गांव वालों के घर अपने रखना पड़ता है। तो ये तो आपका जुल्म है, ये बीजेपी का वहां पर। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी का जुल्म है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था आरएसएस चीफ मोहन भागवत दिल्ली में एक मस्जिद में गए थे, बकायदा मिलकर आए थे, तो एक मैसेजिंग थी, रीच आउट प्रोग्राम था। क्या मैसेजिंग है? वो जिसके पास गए वो तो पुराना उनका प्यादा है। वैसे हम जहां चले गए वो प्यादा हाँ, नहीं, गए एक हम लोग ने वो तस्वीर देखी कि जा रहे हैं। अच्छा गए, अच्छा आप क्या बोल रहे हो? वो क्या बोलते हैं उसको, उनके जाने को? आप एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि भाई रीच आउट प्रोग्राम। तो चलिए मैं चैलेंज करता हूं, बिल्किस बानो से मिले, जाकर मिलेंगे बिल्किस बानो से? मिली ना बिल्किस बानो से? कि आरएसएस के सरसंघचालक बिल्किस बानो से मिलेंगे जाके? रीच आउट करिए, इखलाक से रीच आउट करिए, पीलूखाओं से रीच आउट करिए, रकबर से रीच आउट करिए। यही तो कह रहा हूं ना आपको मैं। क्या ये बिल्किस बानो वाला इशू रहेगा? क्या गुजरात में इसको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या विपक्ष बिल्किस बानो को लेकर चुनाव लड़ेगा? बिल्किस बानो चुनाव का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का इशू है। बिल्किस बानो कोई मुसलमान का इशू नहीं है, ना महिलाओं का इशू है। बिल्किस बानो इस देश की महिलाओं की सुरक्षा और उनके इंसाफ का इशू है। हमको इस नजरिए से मैं देखता हूं। भाजपा उन बिल्किस बानो की बेटी की हत्या करने वालों को, बिल्किस बानो की मां की रेप और हत्या करने वालों को, और बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी उसका रेप करने वालों को भाजपा वोट बैंक के तौर पर उनको छोड़ दिया उन लोगों को। हम तो कह रहे हैं कि इंसाफ का इशू है, ये महिलाओं का इशू है, जिसको भाजपा ने इलेक्शन है सामने, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। अभी दिल्ली से भाजपा के एमपी प्रवेश, उन्होंने एक बयान दिया, कहा भाई आप जितने भी अकलियत के लोग हैं उनसे सामान खरीदना बंद कर दीजिए, मिलना बंद कर दीजिए। तो अभी आरएसएस का रीच आउट क्या है फिर? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। ये जब भाजपा का एक एमपी जो पूरी दिल्ली में मशहूर है कि वो प्रधानमंत्री का करीबी एमपी है, और वो इकोनॉमिक सोशल बाइकॉट का ऐलान करता है और उस पर कोई केस नहीं बुक होता, खुलेआम फिर रहा है, वो खुलेआम फिर रहा है। तो कानून 2 है देश में, कानून तो 1 है मगर उसका एप्लीकेशन 2 है। अगर वो बात हम बोल देते तब तक जेल में होते हम, यूएपी लग जाता हम पर, क्योंकि वो भाजपा के एमपी है, वो मुसलमानों को गाली दे सकता है, उनकी तौहीन कर सकता है, और बीजेपी का नूर नजर है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। वैसे साहब जब आप बात करते हैं तो आप बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, आप कहते हैं साहब ये होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि बिहार में आपने क्या किया, उससे फायदा किसे मिला? आज जेडीयू कांग्रेस की सीटें कम हो गई। तो उत्तर प्रदेश में आप जा गए, जो भी वोट काटा आपने वो अपोजिशन का वोट काटा, और वही अब कहा जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, तो ये किस साइड जाएगा मामला? रजत साहब, आपसे हम अपील कर रहे हैं, जब आपका कॉन्क्लेव होगा दोबारा, उस दिल्ली की उस खूबसूरत होटल में आप किसी एक
जो इल्जाम लगाने वाले को बिठा दीजिए हमारे साथ, सिर्फ इसी पर डिबेट करते हैं कि हमारे चुनाव लड़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि 5 से 7 मिनट में उठ के भाग जाएंगे। ये आप चैलेंज दे रहे, बैठेंगे? हाँ बैठेंगे, आप इसी मुद्दे पे कराएंगे, आप सिर्फ इसी मुद्दे पे। आपका जब कॉन्क्लेव होगा, आप तो बहुत पीछे पड़ते हैं हमारे, हम आपकी सूरत से आ भी जाते हैं, दोबारा आ जाएंगे आप ही की सूरत से, आप करवा लीजिए। ठीक है। वैसे साहब, आज जो एक देश में माहौल है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की हो रही है, इसमें कोई वो नहीं है। आप भी जब बयान देते हैं, कई सारे आपके बयान, क्या हमारा एक बयान बताइए जो पोलराइजेशन के ऊपर है? कई ना देखिए, आपको ऐसा है ना कि दाढ़ी शेरवानी और टोपी लग गया तो आपको लगता है कि भाई मेरा टीआरपी का चक्कर पूरा हो गया। आप बताइए हमारा कौन सा स्टेटमेंट है जिससे हमने किसी एक समुदाय के खिलाफ हमने कोई बयान दिया है? अभी बोल दीजिए, मैं बताता हूँ। या आप चला दीजिए प्रोग्राम जब चलता है। यूपी में जब चुनाव हो रहा था और जब आप कैंपेन कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस बार किसी भी तरीके से बाबा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना। तो उसमें आप वैसे पूरी बात सुनिए, उसमें लोगों ने कहा साहब आप चुनाव लड़िए, और जब आपने ये बोला एक पक्ष ने कहा साहब कैसे नहीं बनने देंगे। सुनिए, बाबा से मुराद मुख्यमंत्री ना, वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो हम उनको वोट देने के लिए बोलेंगे, उनको हराने के लिए बात बोलेंगे ना। हम तो ये कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? हम उनको अपोज कर रहे हैं आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, तो हमने कहा है। तो समुदाय के खिलाफ कैसे हो गए? तो इसका मतलब ही अगर कोई कहेगा कि ओवैसी के खिलाफ कहेगा तो फिर आप मुझे बोलना पड़ेगा कि आप मुसलमानों के खिलाफ हो गए। भाई चुनाव में तो हम तो बोलेंगे ना, एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराने की बात करती है, खुद जीतने की बात करती है, तो उसमें समुदाय के खिलाफ कैसे हो गया? ठीक है, एक बार वापस आपको गुजरात ले चलता हूं। मोरबी की घटना, उस पर भी राजनीति खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा साहब विकास ये हो रहा है, हमको उस बारे में बात, बीजेपी ने कहा नहीं साहब हम देख रहे हैं। वो छोड़िए, वो घटना, क्योंकि गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। उस पार्टी के बारे में बात मत करिए जो नूरा कुश्ती कर रहे बीजेपी से। आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है। हाँ, जो लोकसभा मोदी जी आपका और विधानसभा हमारी, वो सब कर रहे हैं। नहीं, केजरीवाल साहब तो कहते हैं साहब एक मंत्री हमारा जेल में, दूसरे को ये जेल डालना चाहते हैं, और तीसरा नंबर बीजेपी के कई लोग कहते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल का है। तो फिर फिक्सिंग भाई, तो उनके मंत्री गया है तो करप्शन में गया है ना, उनको बताना चाहिए। वो भी बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मोरबी का भी जो वाकया है बड़ा दर्दनाक है, 140 लोगों की मौत हो गई। बिल्किस बानो का भी तो बड़ा दर्दनाक है, उस पर भी बोल दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा, खुलकर कहा बिल्किस बानो। क्या कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने जकिया जाफरी से जाकर मुलाकात की एहसान जाफरी की खतल पर? पूछ लीजिए, नहीं मिला उन्हें आज तक। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि उस समय कांग्रेस पार्टी शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, सिब्बल साहब से कहा था कि ये मुकदमा आप लड़िए। क्या मुकदमा? और सिब्बल साहब से ये भी कहा था कि बाबर मस्जिद का मुकदमा मत लड़िए आप। उन्हें कहा था ना 5 साल पहले, ये भी कहा था उन्होंने। अच्छा, एक जाते थे सर, ये एक इशू सर, क्योंकि आपने अयोध्या का जिक्र किया, चाहे वो ज्ञान, मैंने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, आप कर रहे हैं। आपने कहा अयोध्या वाला, सिब्बल साहब वाला आपने कहा, हाँ, मैटर, तो इसलिए याद आया कि ज्ञान वापी हो, मथुरा हो, इस पर एक नई बहस छिड़ी हुई और सारे पक्ष कोर्ट में गए। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? ये क्या हमने प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखा है क्योंकि उनकी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना है कि उनकी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, उनकी सरकार का पोजीशन क्या है 91 के एक्ट के ऊपर। हमने प्रधानमंत्री से ये अपील की है कि 91 एक्ट को बरकरार रखिए। अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे तो फिर जो 700 साल पहले हुआ आप उन जख्मों को खोलेंगे, और देश को आगे जाने के लिए हमको अपने पास में जाना जरूरी नहीं है। हमने अपने खत में सब चीजें लिखी, और जो भी सरकार होती है जनरल रूल ये है कि पार्लियामेंट के एक्ट को सपोर्ट करे, ना कि अपोज करे। हम तो लिख कर दिया प्रधानमंत्री को। अब देखते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या अपना देती है ओपिनियन। बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब से बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 88 26 40 40 40 पर कॉल करिए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। इन सुविधाओं के बीच हमें ये बात पक्की करनी है कि हम अपने घर में एलईडी बल्ब का ही उपयोग करेंगे। दूसरी बात, हम किसी भी हालत में कॉलोनी में पानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, वरना आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, बाथरूम में बाल्टी उल्टी रख देते हैं, नल चालू रखते हैं। सुबह 6 बजे उठना है तो घंटी का काम करता है, पानी आएगा, बाल्टी की आवाज आएगी तो लगेगा। देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है, बिजली बचाना बहुत जरूरी है, और उससे भी आगे एक और बात, हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। हमारी कॉलोनी स्वच्छ हो, सुंदर हो, स्वच्छता का वातावरण हो। और मैं तो कहूंगा कि आप ही लोग अपनी कॉलोनी में टावर के बीच में स्पर्धा कीजिए, हर महीने स्पर्धा, कौन सा टावर सबसे ज्यादा स्वच्छ है। झुग्गियों के बारे में इतने दशकों से जो धारणा बना करके रखी गई थी, झुग्गियों को जिस तरह गंदगी से जोड़ा जाता था, अब हमारा दायित्व है इसको खत्म करना है। मुझे विश्वास है आप सभी लोग दिल्ली और देश के विकास में इसी तरह अपनी भूमिका निभाते रहें। दिल्ली के हर नागरिक के योगदान से दिल्ली और देश के विकास की यात्रा बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शक प्रेरणादायक वचनों के लिए आपका हार्दिक आभार। नव भारत की चाह लिए हर देशवासी आपके साथ भारत को विकसित देश बनाने के स्वप्न को साकार करने को आतुर है। सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और उन्होंने दिल्ली में 3000 झुग्गी वालों को फ्लैट दिए हैं, पक्के मकान दिए हैं और अब वो झुग्गी वाले पक्के मकानों में रहेंगे। फिलहाल देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। देश का सवाल में आज बात होगी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कुर्सी की दौड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ की तो सचिन पायलट को गुलाम नबी आजाद याद आ गए, उनका एक किस्सा याद आ गया। इसी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में वार पलटवार तेज हो गया। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गहलोत और पायलट के बीच की जो बयानबाजी है वो आपको सुना देते हैं। जो बयान दिए, जो बड़ाइयां करी, मैं समझता हूं बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयां करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयां करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। गोपाली हमारे महामंत्री हैं
उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाए। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की थी। अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। आपने प्रधानमंत्री का वो बयान सुन लिया जिस बयान के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट वार पलटवार करते, एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आए। हर पार्टी का अपना एक पक्ष है इस पर। कांग्रेस के अंदर ही अब ये जो रस्साकशी है सचिन पायलट और राजस्थान में अशोक गहलोत बात बात पर अक्सर सामने आते रहते हैं। और प्रधानमंत्री की तारीफ करना, क्या सचिन पायलट जो कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो हकीकत में है। श्याम झा नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस है, मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नंद गोपाल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। अजय अरोड़ा साहब, भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ, राजस्थान जोड़ो दूसरी तरफ, और ऐसे में सचिन पायलट, अशोक गहलोत के जो बयानबाजी है इस पर कांग्रेस की एक पहली प्रतिक्रिया मुझे दे दीजिए। सबसे पहले इसमें कोई संदेह नहीं, अशोक गहलोत जी सीनियर मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हमारे से भी सीनियर रहे जब मुख्यमंत्री थे, तो ये तो रही उनकी योग्यता। जहां तक आपने बात की आरोप प्रत्यारोप की और सचिन पायलट की बात की, हर एक के अपने अपने देखने का नजरिया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है अशोक गहलोत जी एक कुशल प्रशासक हैं, कुशल मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री या पक्ष विपक्ष के लोग उनकी तारीफ करते हैं। ठीक है श्याम झा साहब, मेरा सीधा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की और सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि ये दरअसल तारीफ नहीं है, ये घटनाक्रम है जो आप गुलाम नबी आजाद के समय से शुरू हुआ था और उसके बाद अशोक गहलोत की तारीफ करना है, यानी कि वो इसे रिलेट करके देखते हैं। क्या बीजेपी इस तरह से देखती है? देखिए, कांग्रेस का जो अब तक कलह है ये उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी जहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, उनको सबसे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। जो पिछले 4 साल से जो राजस्थान का घटनाक्रम चल रहा है ये उसी का एक पार्ट है। कभी अशोक गहलोत जी उनके लिए गलत बयानबाजी करते हैं, कभी वो उनका सब्र टूटने लगता है, कभी वो बयानबाजी पे आ जाते हैं सचिन पायलट। तो ये एक जो 4 साल का जो कलह है, अब सचिन पायलट का सब्र टूटने लगा। अब ये तो एक शिष्टाचार का एक पार्ट है कि आप मंच पर है तो, और वास्तव में जो होना चाहिए कल्चर है अपने देश का, तो तारीफ करना बनता है। दोनों अगर एक मंच पे हैं, मंच साझा कर रहे हैं, तो ये तो शिष्टाचार का एक भाग है कि तारीफ करना चाहिए उनकी, और की भी तारीफ। तो ये इसका कोई जिस प्रकार से पायलट साहब ने जो बयानबाजी की, ये उनकी कुंठा हो सकती है। अशोक गहलोत जी की अलग कुंठा है पायलट को लेकर के, इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी तरह से कोई लेना देना नहीं। ठीक है नंद साहब, मुझे ये समझना है कि ये महज क्या बड़ाई थी, महज ये एक्सपीरियंस जो है अशोक गहलोत का, ये बात तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक सीनियर लीडर हैं और सीनियर मुख्यमंत्री भी हैं, आप उसमें तो कोई गुरेज नहीं करते। लेकिन क्या सचिन पायलट की बात में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई हकीकत नजर आती है, या जो बात अभी श्याम झा साहब कह रहे थे कि महज एक कुंठा थी? बॉस देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो अशोक गहलोत साहब हैं, वो अशोक गहलोत साहब भाग्य और जादू से मुख्यमंत्री बने। पहले सीपी जोशी साहब के लीडरशिप में चुनाव हुआ, सीपी जोशी जी दुर्भाग्य से एक वोट से हार गए, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने। पिछले चुनाव में जब उनकी लीडरशिप में चुनाव हुआ तो 21 सीट लेकर आए वो, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लीडर, और राजस्थान की जनता ने उनकी लीडरशिप को नकार दिया। तो इस करंट की जो विधानसभा है, इसमें कांग्रेस और हाईकमान ने सचिन पायलट साहब को जिम्मेवारी दी कि आप राजस्थान में काम करिए
और आप कांग्रेस को दोबारा जिंदा करके सत्ता में लाइए। सचिन पायलट साहब ने पूरे 5 वर्ष बड़ी मेहनत के साथ हर गांव तक, हर ढाणी तक, हर कस्बे तक, हर कार्यकर्ता तक काम किया और उसके बाद कांग्रेस को जिताकर और पावर में लाए, और उस समय लाए जब सेंटर में भाजपा की सरकार थी। तो सचिन पायलट साहब की मेहनत और काम को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उनके बेटे चुनाव लड़े, बेबे को लोग चुनाव हार गए, खुद वो चुनाव जिता नहीं सकते। उसके बाद जिस व्यक्ति ने जिता के कांग्रेस को पावर में लाया और उसको आला कमान से मिलके साइड कर दिया गया, तो ये तो कोई न्याय नहीं है। और जहां तक बात, तो आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ था पिछले चुनाव में? बहुत जबरदस्त अन्याय सचिन पायलट साहब के साथ हुआ और आला कमान को आज ये एहसास हो रहा है। एहसास किस लिए हो रहा है कि उनकी जादूगरी पे, अच्छा अरोड़ा साहब, इस बात पे कोई गुरेज तो नहीं है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटकर बात कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए मुझे बात भी इस पर करना जरूरी है। पिछले चुनाव में सचिन पायलट को आके रखकर पूरी कैंपेनिंग हुई थी, लेकिन बाद में ट्रम्प कार्ड लेकर आए और आगे लेकर आए अशोक गहलोत को और ये मुख्यमंत्री बना दिया। और यही कहीं ना कहीं कुंठा है, यही कहीं ना कहीं दिल में वो एक टीज है सचिन पायलट के कि काम मेरा, और जब मौका पड़ा रिजल्ट मिलने का तो फिर किसी और को ले आए। देखिए, जितनी पीड़ा राजनीतिक विश्लेषक साहब को हो रही है या भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, इनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पीड़ा सचिन नहीं, ये पीड़ा सचिन पायलट को है, ये जग जाहिर, आप छुपा नहीं पाएंगे इस चीज को। लेकिन आला कमान को भी है, आला कमान को अब आप अगर आंखें बंद कर ले, अगर आला कमान आंखें बंद कर ले, कांग्रेस आंखें बंद कर ले और ये कहे कि नहीं हमारे अंदर सब ठीक है, हमारी पार्टी पूरी मजबूत है, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, पार्टी के साथ ही गलत हो जाएगा। जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस और हमारे युवा साथी सचिन पायलट साहब जो कि कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, युवा नेता भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसे हम डिनाई नहीं कर रहे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, जहां तक राजयोग की बात है, कर्मों के आधार पर ही राजयोग होता है। ये नहीं करता, ये नहीं कह रहे कि वो डिजर्व नहीं करते, डिजर्व दोनों करते थे। जिस प्रकार से निर्णय लिया विधायक दल के नेता, जब विधायक दल बनता है तो नेता चुना जाता है, तो उस राज्य के विधायक तय करते हैं। अच्छा, हमारी पार्टी में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष के चुनाव हुए, आपने देखा कि किस लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे हेगड़े साहब अध्यक्ष चुने गए, तो हमारे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार चुना गया। लोकतंत्र आपको 25 साल बाद याद आया क्या? 25 साल से लोकतंत्र भूल गए थे क्या? और आप सचिन पायलट, आप हमें मत सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए। हमने देश को चलना सिखाया है। इतने वर्षों का इतिहास है कांग्रेस का। आज छोटे छोटे दल, छोटे राजनीतिक, अगर आज हमें सिखाने लग पड़े तो हमारा काम चल गया। हमें आपकी समझ की जरूरत नहीं है, ना आपके सुझाव की आवश्यकता है। हमारी पार्टी स्वयं क्या करेगी। ठीक है अरोड़ा साहब, आपको बीजेपी की तरफ से कोई सुझाव लेने में भले ही गुरेज हो, लेकिन राजस्थान की जनता तो पूछेगी ना कि 1 साल बाद आप चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो हम किस बिना पर दें आपके यहाँ? तो आपके 2 बड़े नेता राजस्थान के आपस में लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जेपी नड्डा साहब जो अध्यक्ष बने, किस लोकतांत्रिक, अरे सर छोड़िए बीजेपी, मैं तो राजस्थान की जनता की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, राजस्थान की जनता, हम राजस्थान की जनता का जवाब देंगे हैं। वहां की आवाम ने हमें चुना है, वहां की आवाम हमसे कोई भी प्रश्न कर सकती है। आवाम दोबारा चुनना चाहती है। आवाम पिछले बार ये सिचुएशन नहीं थी ना, इस बार सिचुएशन, इसलिए आवाम पूछना चाहती है आपसे। उनकी आवाम में सचिन पायलट, पिछले 4 साल में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आप चीजों को खत्म नहीं कर पाए। जिस तरह से बीच में बोल रहे हैं, इतने उत्साहित ना हो, इन्होंने बड़ा प्रयास किया। अरे सर मेरे सवाल को सुनिए, आप मेरे सवाल को सुनिए। पिछले 4 साल में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की खाई जो थी वो बढ़ती जा रही है, कांग्रेस जोड़ नहीं पा रही है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल ठीक चल रही है हमारी। जिस राजस्थान कब जोड़ेगा सर? भारतीय जनता पार्टी ने देश को तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम करती है, बेरोजगारी, महंगाई, इससे सर आप अपने पार्टी की बात करिए सर। कहाँ आप बीजेपी क्या कर रही है वो कभी और बात कर लेंगे ना। देश जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी नहीं, सरकार, ये सरकार में, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात नहीं कर रही। बीजेपी पार्टी हो सकती है, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। सवाल वही का वही है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत बेहतर है, करनी चाहिए थी, राहुल गांधी को करना चाहिए, लेकिन राजस्थान कब जोड़ेगा? राजस्थान में 4 साल की सरकार हो चुकी है, तो 4 साल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट बीच की जो खाई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज वो बार पलट बार में सामने आ रही है। आज के देश के सवाल में बस इतना ही। जाते जाते